वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ओमीय परपथ और अनोमीय परपथ से आप क्या समझते हैं समझाया था। व्हीटस्टोन सेतु पे आधारित कुछ एक सवाल कराए थे, राइट। इसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, थर्मिस्टर से आप क्या समझते हैं? क्या बॉस? थर्मिस्टर से आप क्या समझते हैं? तो गौर से सुनिएगा, थर्मिस्टर से हम लोग क्या समझते हैं। इससे पहले कि मैं आपको थर्मिस्टर बताऊं, आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको प्रतिरोध का एक सूत्र बताया था, आर टी बराबर R01 प्लस अल्फा टी बताया था। और वहां पर मैंने आपको बताया था, एक नोट पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया था विद्युत अपघट्य और अर्धचालक पदार्थों के लिए अल्फा की वैल्यू ऋणात्मक होती है। बोलो भैया। और अल्फा जब ऋणात्मक हो जाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू ऋणात्मक हो जाएगा, तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाएगा। बोलो भैया, समझ में आ रही है बात? ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। तो भैया सीधी शुद्ध बात है, केवल आपको इतना याद रखना है कि थर्मिस्टर जो होते हैं वो अर्धचालकों से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? अर्धचालकों से। अब जाहिर सी बात है, अर्धचालकों से अगर बने हैं तो अर्धचालकों के लिए हम जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध तेजी से घटता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा तो चालकता बढ़ेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो कोई पूछे थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर से आप क्या समझते हैं, तो हम उसे बोलेंगे थर्मिस्टर अर्धचालकों से बनी एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसी विधि है जिसमें क्या होता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध तेजी से घटता है। क्लियर? थर्मिस्टर अर्धचालकों से बनी एक ऐसी युक्ति है जिनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर तेजी से घटता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसका जो यूज हम लोग करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर में करते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। इसका यूज हम वोल्टेज रेगुलेटर तो आप लोग समझते हो। इसका यूज हम लोग टाइम रिले स्विचेस में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक परपथों में इसका उपयोग किया जाता है। टाइम रिले स्विच समझें इसको, क्या लिखा है मैंने, ये टाइम रिले स्विच। टाइम रिले स्विच का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। टाइम आप जानते ही हो, समय है ना। रिले वर्ड स्विच आप जानते ही हो, ऑन ऑफ, राइट है ना, चटकनी बंद करना चालू करना। बोलो भैया। रिले, रिले वर्ड जो है इंग्लिश वर्ड है एक्चुअली, ये हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है। रिले जो वर्ड बना है वो बना है रिलीज से। रिलीज, क्या? रिलीज। रिलीज वर्ड सुना है कभी आपने? क्या? छोड़ना, मुक्त करना। वेरी गुड, सही बोला आपने। पिक्चर रिलीज है रही है, बोलते हैं ना आज फलानी पिक्चर रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, बॉक्स ऑफिस से उस पिक्चर को वहां से छोड़ा जा रहा है पब्लिक के देखने के लिए। बात समझ में आ रही है? उसको बोलते हैं रिलीज होना। सीन क्लियर है? अब यहां पर इसका क्या मतलब है, रिले का मतलब रिलीज ही होता है। क्लियर? टाइम रिले स्विच, ऐसा स्विच जो टाइम के हिसाब से ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाए, उससे हम बोलते हैं टाइम रिले स्विच। समझ गए मेरी बात को? यानी मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े शहरों में खंभों पे लाइट लगी रहती है, स्ट्रीट लाइट लगी रहती है। क्लियर है? तो जैसे शाम ढलता है, रोशनी कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली वो स्विच ऑन हो जाते हैं समय के हिसाब से। तो इस टाइप के स्विचेस को बोलते हैं टाइम रिले स्विच। क्लियर? आपने कभी यूज किए हैं टाइम रिले स्विच? कहे रिमोट यूज करना ना, घर में हो आ रही है, पिक्चर बढ़िया चल रही है, मुझे लग रहा है कभी भी मुझे नींद आ सकती है, तो तुरंत टाइमर लगा दे तो। बोलो भैया, जब टाइमर लगा दे तो तुम्हारी भले ही आंख लग जाए, फिर तुम्हें उठ के बंद ना करनी पत, ऑटोमेटिकली वो स्विच रिलीज हो जाता है और टीवी बंद पच जाती है। पच जाते कि ना पच जाता ही। सीन क्लियर है? तो वो क्या है, एक प्रकार का टाइम रिले स्विच है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में फायरिंग अलार्म्स के रूप में भी इसे यूज किया जाता है। फायरिंग अलार्म समझते हैं? अग्निशामक यंत्रों में। बोलो भैया। क्लियर है? पढ़ लो, समझ जाओगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है,
विद्युत अपघट्य से आप क्या समझते हैं? क्या बोला मैंने? विद्युत अपघट्य से आप क्या समझते हैं? तो भैया विद्युत अपघट्य की अगर मैं बात करूं, पहले तो मुझे बताओ, इतना आप लोग इतने दिनों से आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने विद्युत अपघट्य के उदाहरण बताए थे, एक आध बताओ। NaCl, HCl, H2SO4, ये सब विद्युत अपघट्य हैं, यस और नो? HCl टूटता है तो ऐसे फूट जाता है, फूट जाता है कि नहीं फूट जाता? सही बोल रहा हूं? यानी धनायन और ऋणायन में बदल गया ये, बोलो भैया। तो विद्युत अपघट्य पूछ रहा है, विद्युत अपघट्य होते क्या हैं? तो विद्युत अपघट्य ऐसे सुचालक द्रव होते हैं जिनके अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो अपने दो अवयवी आयनों में टूट जाते हैं। क्लियर है? वह लिसन लिसन, ये पात्र है, इसमें हमने HCl भर दिया, दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, बोलो भैया। इसमें मैंने ये सेल लगा दिया, धन ऋण धारा प्रवाहित करेंगे तो ये सुचालक द्रव जो होगा वो अपने दो अवयवी आयनों में टूट जाएगा। सीन क्लियर है? वे सुचालक द्रव जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने दो अवयवी आयनों में टूट जाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। समझ गए? क्लियर है? विद्युत अपघट्य वह सुचालक द्रव है जिसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो अपने दो अवयवी आयनों में टूट जाता है। क्लियर है? विद्युत अपघट्य बहुत सारे होते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे, NaCl, KCl, NaOH, H2SO4। सही बोल रहा हूं ना? पढ़ लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन से आप क्या समझते हैं? क्लियर? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, कमीना और कमीनापन दोनों में क्या फर्क है? हाँ, कमीना यानी व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष को आप कमीना बोल सकते हो, और कमीनापन उसका एक लक्षण है। यस और नो? कमीनापन इज द लक्षण, है ना, और कमीना इज द व्यक्ति। सही बोल रहा हूं ना? कमीना कोई व्यक्ति हो सकता है, कमीनापन उसका लक्षण होता है। सही बोल रहा हूं? को पूछे पट्टा मोते खाई जे विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो शुद्ध अगर एक वर्ड में आंसर दूं तो विद्युत अपघट्य केवल एक पदार्थ है, ये एक सुचालक द्रव है, और ऐसा द्रव जिसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो अपने दो अवयवी आयनों में टूट जाता है। बोलो, तो ये तो विद्युत अपघट्य हो गया। अब कह रहा है विद्युत अपघटन क्या है? कमीने के बाद पूछ रहा है कमीनापन क्या है, तो विद्युत अपघटन क्या है? विद्युत अपघटन एक विधि है। विद्युत अपघटन क्या है? कैसी विधि? जिसमें जब किसी विद्युत अपघटन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो दो अपने अवयवी आयनों में टूट जाता है। खत्म, दैट्स ऑल। इनकी परिभाषाएं सबकी एक जैसी लगेंगी पर फर्क समझ में आना चाहिए। विद्युत अपघटन क्या है? विधि है। कौन सी विधि? जिसमें जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो अपने दो अवयवी आयनों में, हाँ, या आप ऐसे कर सकते हो, जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो अपने दो अवयवी आयनों में टूट जाता है ना? इस विधि को विद्युत अपघटन कहते हैं। सिंपल, नहीं ये बात समझा? पढ़ना है, समझना है, अपनी भाषा में लिखना है, पागलों की तरह रटने नीचे पड़ जाना है। समझ गए मेरी बात को? तो विद्युत अपघटन क्या होता है बच्चों? विद्युत अपघटन एक विधि है जिसमें जब किसी विद्युत अपघट्य से होकर धारा प्रवाहित की जाती है तो वो अपने दो अवयवी आयनों में, समझ गए? पढ़ लो विद्युत अपघटन, फिर आगे की बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत अपघटन के बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, फैराडे संख्या से आप क्या समझते हैं? क्या फैराडे संख्या से आप क्या समझते हैं? इसे हम लोग फैराडे नंबर भी बोल देते हैं या फैराडे संख्या बोल देते हैं। इसको याद करने के लिए आप एक सूत्र याद रखें, F बराबर फनी, F बराबर फनी, एनी एनी। क्लियर? एन यहां पर एवोगैड्रो संख्या है। क्या है? हाँ, एन यहां पर एवोगैड्रो नंबर या फिर एवोगैड्रो संख्या भी बोल देते हैं हम लोग इसे। ठीक है? क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? ई यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है। काय का आवेश है? इलेक्ट्रॉन का आवेश।
भैया कोई मुझे बता सकता है एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर है सबको? केमिस्ट्री से मेरे ख्याल से 11 से सबको क्लियर होगी। एवोगैड्रो संख्या फिक्स होती है 6.023 गुणा 10⁻23। क्लियर? एवोगैड्रो वैज्ञानिक का नाम है, उसने बताया था एक मोल गैस में अणुओं की संख्या इतनी होती है। जैसे अपन बोलते हैं ना एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं, ठीक उसी प्रकार एक मोल गैस में अणुओं की संख्या 6.023 गुणा 10⁻23 होती है। क्लियर है? ऐसा किसने बताया? एवोगैड्रो ने। तो एन को यहाँ पर एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश बताओ कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? कोई पूछे फैराडे संख्या से आप क्या समझते हैं, समझाइए, तो आप उसे सिंपल इतना बोलना, एवोगैड्रो संख्या तथा इलेक्ट्रॉनिक आवेश या इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कुछ भी बोल दो, है ना। एवोगैड्रो संख्या तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश के गुणनफल को फैराडे संख्या कहते हैं। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, एवोगैड्रो संख्या तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश के गुणनफल को फैराडे संख्या कहते हैं। F बराबर NE। सीन क्लियर है? इतना ही अगर आप याद रखना पर्याप्त है। बाकी का केमिस्ट्री में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, रासायनिक तुल्यांक तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपात को भी हम लोग फैराडे संख्या कहते हैं। क्लियर? रासायनिक तुल्यांक तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपात को फैराडे संख्या कहते हैं। आप तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ये याद रखना। क्लियर? किसी ने भी पूछा फैराडे संख्या से आप क्या समझते हैं, तो एवोगैड्रो संख्या तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश के गुणनफल को फैराडे संख्या कहते हैं। क्लियर? कोई मुझे बता सकता है आवेश का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक जानते हो ना। आवेश को नापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो है फैराडे। मैं लिख रहा हूं यहां पर आपको, एक फैराडे बराबर होता है, हाँ पढ़ा है आपने, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाँ शाबाश, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। पढ़ लो, आप समझ जाओगे, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, विद्युत सेल से आप क्या समझते हैं? तो समझने की कोशिश करते हैं विद्युत सेल है क्या। आप मुझे एक बात बताइए, विद्युत सेल की बात मैं 2 मिनट बाद करूंगा, गौर से देखिएगा। आपको ये बात मैंने चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस की थी। क्लियर? ये एक धातु का गोला है, ये बाढ़ में जान दो, ये 2 चीजें हैं, 2 वस्तुएं हैं, ठीक है। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है और ये 20 डिग्री सेल्सियस पर है। आप मुझे बता सकते हैं इसमें कौन सा उच्च ताप पर है और कौन सा निम्न ताप पर है? 100 डिग्री सेल्सियस पे जो गोला है वो उच्च ताप पर है और 20 डिग्री सेल्सियस पे जो गोला है वो निम्न ताप पर है। क्लियर है? इसमें ऊष्मा का प्रवाह कहां से कहां की ओर होगा? यहां से यहां होगा या यहां से यहां होगा? टिंडे अभी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों संपर्क में नहीं रखे। क्लियर? अभी कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर इन दोनों को मैं ऐसे टच करके रख दूं या किसी धातु के तार से जोड़ दूं तो ऊष्मा का प्रवाह होने लगेगा। कहां से कहां की ओर होगा? ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? कब तक होगा? जब तक दोनों के ताप समान नहीं हो जाते। चैप्टर 2 में सब बता चुका हूं। बोलो भैया। तो ये 2 अलग अलग ताप पर 2 वस्तुएं हैं, एक उच्च ताप पर है, एक निम्न ताप पर है। दोनों वस्तुओं को जब संपर्क में रखा जाता है तो ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है और ऐसा तब तक होता है जब तक कि दोनों के ताप समान ना हो जाए। जैसे ही दोनों के ताप समान हो जाएंगे ऊष्मा का प्रवाह बंद हो जाएगा। यस और नो? अगर मैं ये चाहता हूं कि ऊष्मा का प्रवाह लगातार होता रहे, वो बंद ना हो, तो उसके लिए जरूरी क्या है? हाँ, दोनों के ताप में अंतर होना चाहिए। बोलो भैया, क्योंकि ताप अगर समान हो गए दोनों के तभी तो ऊष्मा का प्रवाह रुकेगा। अगर मैं ताप समान ही नहीं हूं, यानी दोनों के तापों में अंतर रखूं, तो ऊष्मा लगातार बहती रहेगी।
जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊष्मा के लगातार बहने के लिए तापांतर जरूरी है। बोले भैया, ऊष्मा के लगातार बहने के लिए तापांतर जरूरी है। जो बोल रहा हूं भेजे में जा रहा है आपको? अच्छी बात है। तो इसी आधार पर अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर से दो चालक हैं, क्लियर? एक मैंने मान लिया 100 वोल्ट विभव पर है, एक 20 वोल्ट विभव पर है। तो आप मुझे बता सकते हैं कौन सा उच्च विभव पर है, कौन सा निम्न विभव पर है? 100, सेम यही कहानी है। 100 वोल्ट वाला उच्च विभव पर है और 20 वोल्ट वाला निम्न विभव पर है। अब बताओ, धनावेशों का प्रवाह या धारा का प्रवाह कहां से कहां की ओर होता है? अभी कहीं नहीं होगा, समझ गए ना? अभी कहीं नहीं होगा क्योंकि मैंने इनको टच करके नहीं रखा है, राइट? अब अगर मैंने सुचालक तार द्वारा जोड़ दूं तो हाँ, तो हमने पढ़ा है, जब पढ़ाया था आपको चैप्टर 2 में, धनावेशों का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। बोले भैया, धनावेशों का प्रवाह सदैव, और धनावेशों के प्रवाह को ही तो धारा कहते हैं। जहां जहां धनावेश जाता है धारा वहीं जाती है। तो मुझे मालूम है धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। कब तक होगा? जब तक दोनों के विभव समान ना हो जाए। जैसे ही दोनों के विभव समान हो जाएंगे, क्या धारा का प्रवाह हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। ऐसी स्थिति में धारा का प्रवाह रुक जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि धारा का प्रवाह लगातार होता रहे, तो उसके लिए जरूरी क्या है? जैसे यहां पर ऊष्मा के लगातार प्रवाह होने के लिए तापांतर होना जरूरी था, वैसे यहां पर धारा के लगातार प्रवाह होने के लिए विभवांतर जरूरी है। क्या जरूरी है? विभवांतर जरूरी है। तो अब विभवांतर कैसे क्रिएट करूं? तो विभवांतर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? सेल लगा देते हैं। ये धन सिरा है, यानी ये उच्च विभव पर है। ये ऋण सिरा है, यानी ये निम्न विभव पर है। क्लियर है? तो सेल क्या करता है? सेल का काम क्या है? सेल का काम केवल इतना है कि ये एक चीज को उच्च विभव पर बनाए रखता है, एक सिरे को उच्च विभव पर बनाए रखता है और दूसरे सिरे को निम्न विभव पर बनाए रखता है। तो ऐसा करने से दोनों के बीच में विभवांतर पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से लगातार धारा बहती रहती है। क्योंकि मुझे मालूम है अगर विभव बराबर हो गए तो धारा का प्रवाह रुक जाएगा। तो धारा के लगातार बहने के लिए जरूरी कौन है? विभवांतर। तो किसी ने मुझसे पूछा है विद्युत सेल से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी विधि है जिसके जरिए हम किसी विद्युत परपथ में धारा के प्रवाह को लगातार बनाए रख सकते हैं। बोलो भैया, बोलो भैया, विद्युत सेल एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए किसी विद्युत परपथ में धारा के प्रवाह को लगातार बनाए रखा जा सकता है। समझ में आ रही बात? किसी को कोई दिक्कत? बोलो भैया, सेल का काम क्या है? एक को उच्च विभव पर रखना, दूसरे सिरे को निम्न विभव पर रखना, जिसकी वजह से लगातार धारा बहती रहे। क्लियर? किसी भी विद्युत परपथ में धारा के प्रवाह को लगातार बनाए रखने के लिए हमें सेल की आवश्यकता होती है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। सीन क्लियर है? तो किसी ने भी पूछा विद्युत सेल से आप क्या समझते हैं, तो बता दोगे उसे? किसी भी विद्युत परपथ में धारा के प्रवाह को लगातार बनाए रखने के लिए हमें सेल की आवश्यकता होती है। क्लियर? बात समझ में आ रही है सभी को? पढ़ लो, समझ जाओगे। तो विद्युत सेल की जो परिभाषा मैंने अभी भी आपको बोली, आपको समझ में आई? क्लियर? तो किसी ने पूछ लिया विद्युत सेल से आप क्या समझते हैं, तो बता दोगे उसे? विद्युत सेल वह युक्ति है जिसके जरिए किसी विद्युत परपथ में धारा के प्रवाह को लगातार बनाए रखा जा सकता है। तो का ये सेल हो, ये सेल है, ये अथवा के नाम है। सुना है इसके अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, सही बोल रहा हूं? बोलो भैया, इसके अंदर रासायनिक पदार्थ भरे हुए, यानी इसके अंदर जो ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा है। जब इस सेल को मैं इस्तेमाल करता हूं, टॉर्च में डाल दिया तो लाइट चालू हो जाएगी। तो ये सेल क्या कर रहा है? कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा? हाँ, तो ये सेल क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। कछु गलत कह दी मैंने? सेल क्या करते हैं बच्चों? हाँ, पट्टा मोते पूछ रहे हो सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया सेल होते हैं लल्ला दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। क्या बोला मैंने? हाँ, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। इससे हमें एक क्लू मिलता है। प्राथमिक बोले तो एक, द्वितीयक बोले तो दो।
ठीक है, अब ये क्या क्लू मिलता है अभी मैं आपको बताऊंगा। प्राथमिक सेल का मतलब ये हुआ कि मुझे टॉर्च में सेल चाहिए, सेल की जरूरत पड़ रही है, मैं बाजार से सेल खरीद के लाया, टॉर्च में डाल दिया। सेल लाया तो विद्युत ऊर्जा थी, टॉर्च में डाल दी, सॉरी सेल लाया तो उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा थी और टॉर्च में डाल दिया तो वो विद्युत ऊर्जा में बदल गई। क्लियर? और जब तक विद्युत ऊर्जा मिल रही है बढ़िया है, उसके बाद जब कहानी खत्म हो गई तो सेल फेंक के दूसरा ले आते हो। तो ये सेल जो हुआ इसको बोलते हैं प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। समझ में आ रही है बात? पहली बात। दूसरी बात, प्राथमिक सेल को दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। प्राथमिक सेल को दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ये यूज एंड थ्रो वाले होते हैं। भाषा जो बोल रहा हूं समझ में आ रही है आपको? अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक दो वर्ड का मतलब समझाओ मुझे। पानी बर्फ में बदल जाता है, बर्फ पानी में बदल जाता है। तो ये जो क्रिया है, बर्फ का पानी में बदलना और पानी का बर्फ में बदलना, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया? समझते हो ना? उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो दोनों दिशाओं में हो जाती हैं। पानी से बर्फ बना ले, बर्फ से पानी बना ले, तो ये उत्क्रमणीय है। पेट्रोल से धुआं बन जाता है, धुएं से पेट्रोल बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो ये कैसी है? अनुत्क्रमणी। तो उत्क्रमणी अनुत्क्रमणी का मतलब समझते हो? अच्छी बात है। तो किसी ने पूछा सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो हम उसे बोलेंगे सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल को पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। क्लियर? प्राथमिक सेल को पुनः उपयोग में, प्राथमिक सेल कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और सुनो, प्राथमिक सेल के उदाहरण है, केमिस्ट्री में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेनियल सेल, लेक्लांची सेल। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? शुष्क सेल, ये सब प्राथमिक सेल के उदाहरण है। कौन से सेल के उदाहरण है? प्राथमिक सेल के उदाहरण है। अब मैं थोड़ा सा द्वितीयक सेलों की बात करता हूं। द्वितीयक सेल अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे मोबाइल की बैटरी, बोलो भैया, मोबाइल की जो बैटरी है वो एक प्रकार का सेल है। बोलो भैया। तो सबसे पहले आप मोबाइल लाए, उसको चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करने को हिंदी में बोलते हैं आवेशित करना। जब आप आवेशित करते हो तो प्लग है बोर्ड में खुद से देते हो, तो बोर्ड कौन सी ऊर्जा देगा? विद्युत ऊर्जा। सेल को जब आप मोबाइल चार्ज कर रहे हो, बैटरी को चार्ज कर रहे हो, बैटरी को आवेशित कर रहे हो, तो बोर्ड से उसको विद्युत ऊर्जा दे रहे हो और वो विद्युत ऊर्जा धीरे धीरे आके सेल के अंदर काय के रूप में इकट्ठी हो रही है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। क्लियर? अब मेरा मोबाइल फुल चार्ज है, चार्जर उठा के फेंक देते हैं, फेंक ना देते मतलब साइड दे दे देते हैं। क्लियर? अब बाकी बाद हम मोबाइल चला रहे हैं, नहीं यही बात समझ है? तो मोबाइल चल रहा है, तो अब आप बताओ, जो सेल है मोबाइल की जो बैटरी है वो आवेशित हो रही है या निरावेशित हो रही है? निरावेशित हो रही है। जब निरावेशित होगी तो बताओ कौन सी ऊर्जा अब कौन सी ऊर्जा में बदल जाएगी? रासायनिक ऊर्जा थी, अब वो रासायनिक ऊर्जा वापस मोबाइल में लाइट वाइट आ रही है, यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। बोलो भैया। तो बताओ, इस टाइप के सेलों को हम लोग द्वितीयक सेल बोलते हैं। बताना, जब द्वितीयक सेल को आवेशित किया जाता है, चार्ज कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, कौन सी ऊर्जा में बदलेगी? विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। और जब सेल को निरावेशित किया जाता है तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? क्या द्वितीयक सेल को बार बार उपयोग में लाया जा सकता है? हाँ, द्वितीयक सेल को बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? इसके अलावा द्वितीयक सेल के जो उदाहरण है, पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, नीफे सेल, जिसे एडिशन सेल भी बोलते हैं। ये क्लियर है? ये एल्कली सेल भी बोलते हैं, या क्षारीय सेल भी बोलते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्लियर? एक तो नीफे सेल, यानी नी का मतलब Ni निकिल, फे यानी Fe आयरन। क्लियर? निकिल आयरन सेल। क्लियर? और सीसा संचायक सेल। क्लियर? ये जो सेल हैं, ये द्वितीयक सेल हैं। इन सेलों को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। अच्छा बताओ, इनमें क्या हो रहा है? जब आवेशित कर रहे हो तो विद्युत रासायनिक में बदल रही है, और निरावेशित कर रहे हो तो रासायनिक विद्युत में बदल रही है, यानी दोनों दिशाओं में क्रियाएं हो रही हैं। तो आप बताओ,
द्वितीयक सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय है? उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय? उत्क्रमणीय। कहीं अनुत्क्रमणीय बोल रहे हैं हमें, क्लियर है? कैसी होती है? उत्क्रमणीय। कौन सा अच्छा है? द्वितीयक सेल अच्छा, बेर बेर इस्तेमाल कर लो। किससे ज्यादा धारा मिलेगी? द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल से ज्यादा धारा प्राप्त होती है प्राथमिक सेल से। तो मैंने जो प्रकार बोले आपको समझ में आए? चलो जरा एक बार चेक हो जाए, सेल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। मैं छोटे छोटे क्वेश्चनों के रूप में पूछूंगा, आप जवाब देना, ठीक है? किसको पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, किसको पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता? अच्छी बात है। अच्छा, किसको केवल निरावेशित किया जा सकता है? प्राथमिक सेल को केवल निरावेशित कर सकते हैं, आवेशित नहीं कर सकते, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते प्राथमिक सेल को। बोलो भैया, नहीं है बात समझ में? और ऐसा कौन सा सेल है भाई, आवेशित कर लो निरावेशित कर लो? हाँ, किससे प्रबल धारा ली जा सकती है? द्वितीयक सेल से। नहीं है बात समझ में? सीसा संचायक सेल उदाहरण है, कौन से सेल का? हाँ, और नीफे सेल? अच्छा, और शुष्क सेल? डेनियल सेल? लेक्लांसी सेल? हाँ, शाबाश, समझ में आ रही है मेरी बात? तो क्या मैं उम्मीद करूं कि हम लोग प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल समझ गए? प्राथमिक सेल कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अच्छा, जो द्वितीयक सेल होता है, द्वितीयक सेल आवेशन के समय कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। और निरावेशन के समय? हाँ, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या मैं उम्मीद करूं समझ गए? सेलों के प्रकार भी आपके हो गए और शायद प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर भी होगा। दोनों पढ़ लो, समझ जाओगे आप। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।